कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और जो हमारी पॉलिटी की वीडियो हैं, जो क्लास चल रही हैं, वो हम कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ, रिकैप करा देता हूँ लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे संविधान के स्रोत, कहाँ से, किस देश से क्या चीज़ें ली थी। तो सबसे पहले जो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से कुछ चीज़ें ली थी, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि 3-4 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी की 2-3 चीज़ें बची हैं, वो अभी आगे के समय में हम उसका डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। और आई होप आपको वो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा सा एक अंदर से थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। और एक कंटेंट ऐसा देने के चक्कर में है कि जिससे आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को पढ़ के फ़ायदा हो, जो कि आप पेड कोर्स या कहीं और भी पढ़े होंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे। हर तरह हर चीज़ें रट्टू तोता की तरह नहीं करनी है हमको, कुछ चीज़ें समझ के भी करनी होती हैं। उसी के चक्कर में आपको ये इतनी लंबी क्लास मिलती हैं। और एक पॉलिटी को ख़त्म करने के लिए तो एक मैराथन बहुत है। मैराथन नाम से आजकल चलती हैं 6-7 घंटे की, लोग करते हैं 6 घंटे में ख़त्म। लेकिन 6 घंटे में पॉलिटी ख़त्म करने का मतलब है कि आपने सिर्फ फैक्ट आपने याद किए होंगे, ठीक है, उनसे बात नहीं बन पाती है यार। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी ही पड़ेंगी, रट के आप उन चीज़ों को याद नहीं कर सकते हो। तो क्यों ना आप सबको एक बार ऐसी ही, अगर आप नोट्स भी नहीं बना रहे हैं ना, और आप ईयरफोन लगा के या कहीं बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के कहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप सिर्फ इतने ध्यान से पढ़ लीजिए इस चीज़ को, या इस वीडियो को इतने ध्यान से देख लीजिए कि आपको शायद ही नोट्स की कोई ज़रूरत पड़े। 1-2 स्लाइड्स हैं, उनके स्क्रीनशॉट ले लो बस, ज़्यादा से ज़्यादा करना आपको। मैं 2 या 3 स्लाइड्स में पूरी क्लास को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि समझाने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ, लिखने की होती है कम। इसलिए आपके पास जो लिखोगे तो भी आपको, अगर 3 वीडियो आपने आज पूरे दिन में आपने कवर करी है, तो उसमें से 1 पेज आप सिर्फ और सिर्फ नोट डाउन कर पाओगे, क्योंकि कंटेंट इतना होता है उसमें लिखने के वाला। सब आपको भेजे में ऐसे ही डायरेक्ट घुस जाता है, लिखने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और वो 1 पेज भी आपको 1-2 बार रिवाइज करने के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बात आज होगी वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था इसमें, न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी, जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका मतलब। जब न्यायपालिका समझ में आई तो फिर ढांचा मतलब कंकाल तत्व का मतलब नहीं है यहाँ। न्यायपालिका का ढांचा मतलब उसके कितने लेवल हैं। जैसे सरकार के 2 लेवल हैं, तो ऐसी न्यायपालिका के लेवल है, कितने लेवल पर ये काम करती है, कैसे कैसे काम करती है। ये सारी व्यवस्था हमने कहाँ से ली? भारत शासन अधिनियम से ली है, जो हमारे संविधान में हूबहू लिखा है बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, ठीक है। समझने की कोशिश करो। नाम तो सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। लेकिन आप इनको आज समझ पाएंगे कि ये असल में होते क्या है। एक बेसिक जानकारी मैं इनको दे दूं, और एक ऐसी जानकारी दूंगा कि शायद ये आपको पहले पता होगी। मैं वादा करता हूं कि आपको शायद ही पहले पता होगी। इस बात को आप थोड़ी देर में रिलेट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊं, इसका ढांचे की बात करें अगर हम न्यायपालिका की, तो सबसे ऊपर क्या आता है? हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट। क्या? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर आता है हमारा। उसके बाद कहाँ गए वो? उसके बाद हमारी चीज़ें आती हैं, वो आती है हमारी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं हम क्या? सर्वोच्च न्यायालय, हाई मतलब सुप्रीम कोर्ट, और इसको बोलते हैं हम हाई कोर्ट। और फिर तीसरा आता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम
क्या? अधीनक्ष न्यायालय। ठीक है, ये हमारी सारी चीज़ें थी। इसके जो ढांचे की बात कर रहे हैं हम, उससे रिलेटेड हाई कोर्ट सबसे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर अधीनक्ष न्यायालय है, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इंग्लिश में लिख देता हूँ सबऑर्डिनेट्स, यहाँ लिख देता हूँ सबऑर्डिनेट कोर्ट। बात समझते चलना, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से। आपका किसी भी तरह का कोई भी केस है, किसी भी तरह का कोई भी केस, जब केस की बात आ रही है तो सबसे पहले केस क्या है? भारत में आज तक सिर्फ 2 ही केस ने जन्म लिया है, उसके अलावा कोई केस नहीं हुए। एक केस कितने? 2। एक कौन सा? क्रिमिनल केस। एक कौन सा? क्रिमिनल केस। दूसरा कौन सा? सिविल केस। क्रिमिनल केस पहला, और दूसरा सिविल केस। क्रिमिनल केस को बोलते हैं हम फौजदारी केस बोल सकते हैं, या क्रिमिनल केस को और क्या बोल सकते हैं? सिविल केस को तो हम बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो दीवानी केस या दीवानी मामले, और इसको बोलते हैं हम फौजदारी मामले। सिविल केस को क्या बोलते हैं हम? फौजदारी, और इसको बोलते हैं, सॉरी दिमाग से एक मिनट, हाँ सही दिख रहा है आपको? एक बार लिखना है, सही दिख रहा है? राइटिंग वाइटिंग सही आ रही है बिल्कुल? ठीक है। दीवानी मामले, दीवानी मामले कौन से होते हैं और फौजदार मामले कौन से होते हैं, या केस कौन से होते हैं? फौजदार केस तो आप समझ गए होंगे, फौज का मतलब लड़ाई झगड़े से कारण है, लड़ाई झगड़े, मारकाट, ये चीज़ें हमारी, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये हमारी चीज़ें किस में आती हैं? ये हमारी आती हैं हमारी सारी फौजदार या क्रिमिनल केस में। मर्डर, इसमें क्या आती हैं? शादी, तलाक, ये चीज़ें हमारी सारी इसमें आती हैं। या भूमि विवाद होता है, जो भूमि विवाद होता है वो भी इसी में ऐड कर लीजिए आप, ये भी हमारा दीवानी मामले में ही आती है। ठीक है, तो किसी भी केस की शुरुआत, केस कौन से? 2, उनकी किसी की भी शुरुआत हमारी जो होती है वो होती है हमारी अधीनक्ष न्यायालय में। इसके अंदर 2 केस आते हैं, 2 कोर्ट आते हैं, सॉरी। एक आता है हमारा जिला न्यायालय, दूसरा सत्र न्यायालय। जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सत्र न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट, और जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 2 तरह के केस, क्रिमिनल और सिविल, दोनों की सुनवाई या तो होगी हमारी जिला न्यायालय में या हमारी सत्र न्यायालय में, क्रिमिनल कोर्ट में या सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारे फौजदार मामले होते हैं, या क्रिमिनल मामले होते हैं, वो हमारे कौन कौन से थे? हम बताया मैंने, क्रिमिनल मामले मर्डर का, कत्ल का, ये चीज़ हमारी, या रेप केसेस बोल सकते हैं, ये हमारे आते हैं हमारे क्रिमिनल केसेस में। इनकी जो सुनवाई होती है वो हमारी होती है सेशन कोर्ट में। किस में होती है? सेशन कोर्ट में। क्रिमिनल केसेस की जो सुनवाई है वो हमारी होती है सेशन कोर्ट में, और दीवानी मामलों की सुनवाई होती है वो हमारी होती है जिला
न्यायालय में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। नाम तो ये सुना होगा, जज या मजिस्ट्रेट, दोनों में डिफरेंस शायद ही पता हो, मैं बता देता हूँ। जज वो होता है जो हमारे जिला न्यायालय में बैठता है और सुनवाई करता है हमारे दीवानी मामले की, मतलब सिविल केसेस की जो हमारी सुनवाई करता है वो जज होता है, जिला न्यायालय में बैठता है। मजिस्ट्रेट उसको बोलते हैं जो हमारा फौजदार मामले या क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करता है, सत्र न्यायालय में बैठता है, मतलब सेशन कोर्ट में बैठता है। सीधा सीधा मतलब ये है, अगर किसी भी तरह का कोई केस है, केस दो तरह के थे ना, क्रिमिनल और सिविल, किसी भी केस को लेके अगर आपको कोर्ट जाना है तो सबसे पहले सीडी हमारी होगी, वो होगी हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। सबऑर्डिनेट में दो पार्ट थे हमारे, दो कोर्ट थे, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय, इन दोनों में ही होगी। दोनों के अंतर बताया मैंने। अगर हमारे दीवानी मामले हैं, दीवानी मामले, तो उनकी सुनवाई होगी जिला न्यायालय में, और अगर हमारे फौजदार मामले हैं जैसे मर्डर हो गया या रेप केस हो गया, उनकी जो सुनवाई होगी हमारी सेशन कोर्ट में होगी, जिसकी सुनवाई करता है हमारा मजिस्ट्रेट, ठीक है। कौन करता है? मजिस्ट्रेट। और जिला न्यायालय में कौन सुनवाई करता है? जज। तो फिर ये क्या है? ये जो है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन है? ये हमारे सिर्फ और सिर्फ अपीलीय है, अपील न्यायालय है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अपील सुनेंगे। अपील का मतलब ये कि आपने कोई भी केस है, कोई भी केस उसको आपने फाइल किया है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, अधीनस्थ न्यायालय में, वहाँ से आपको दो ही चीज़ें मिलेंगी, या तो आपको बरी किया जाएगा या आपको सज़ा होगी। अगर बरी किया तो आपको फाइल डिसमिस, आपका केस पूरा है। अगर आपको सज़ा सुनाई गई तब उसके बाद आपको अपील के लिए भेजा जाएगा, या जा सकते हो आप हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में दो ही चीज़ें होंगी, या तो फिर आपको सज़ा होगी या बरी होगा। अगर बरी होगा तो फिर वहाँ से काम खत्म, अपील। और अगर आपको सज़ा सुनाई गई है तो आप फिर जाके अपील कर सकते हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट में। कहने का मतलब सीधा ये है कि आप या कोई भी इंसान या कोई भी भारत का मूल निवासी किसी भी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, इनडायरेक्ट वे से तो जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वे से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर नहीं कर सकते, या कोई फाइल अपनी नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपको अपना केस को डालना होगा। वहाँ के जज को या मजिस्ट्रेट का जब तक फैसला नहीं आएगा, वो केस आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। तो हमारी जुडिशरी की किस स्तर पर काम करती है? एकल नागरिकता के स्तर पर काम करती है। मतलब ये है कि जो एक का फैसला है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का फैसला आएगा, वो हाई कोर्ट को भी है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी है, और जो सुप्रीम कोर्ट के आएगा वो सबको होगा। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि यार जो ये केस थे, जैसे निर्भया केस था या राम मंदिर वाला केस था, इनकी सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट ने करी थी, सुनवाई ही सुप्रीम कोर्ट ने करी थी, लेकिन जो याचिका दायर हुई थी या जो फाइल हुई थी वो हमारी अधीनस्थ न्यायालय में हुई थी। जैसे सलमान खान का बहुत पॉपुलर केस था, उसका राजस्थान हाई कोर्ट उसमें अधीनस्थ न्यायालय उसके ज़िले में अलवर का है, अलवर सा है शायद, उस जो सत्र न्यायालय है, जिला न्यायालय है, उसके अंदर ही उसकी फाइल पहले एडमिट हुई थी। हाँ, उस केस की सुनवाई के बाद वो हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मतलब आप डायरेक्ट कोई फाइल जो है आप केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसा राम मंदिर का फैसला था, उसका फैसला भी जो स्टार्टिंग पॉइंट जो था उसका, वो भी हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट से ही था, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट नहीं था। तो ये दोनों कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसलिए ही अपीलीय कोर्ट बोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कोई सुनवाई नहीं होती है, डायरेक्ट अपनी फाइल हम यहाँ पे नहीं कर लगा सकते हैं। हमको सबसे पहले अपने केस की सुनवाई जो है वो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ही करनी होगी, अधीनस्थ न्यायालय में ही करनी होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है या जो हमारी ये व्यवस्था है न्यायपालिका की हमारे भारत में, उसको मैंने एक तरीके से इजी वे में बताया है, ठीक है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अगर ऐसे ही केस सुनेगा, अगर डायरेक्ट फाइल होंगी, तो यहाँ तो कई हज़ार फाइल डेली की होंगी। इसलिए ही अगर मैं बोल लूँ कि अधीनस्थ न्यायालय से अगर 10 बंदे केस हारते हैं या सज़ा सुनाई जाती है, उसमें से सिर्फ एक ही फाइल हमारी हाई कोर्ट में जाती है, और 10 फाइल हाई कोर्ट में जाने के बाद उसमें से भी एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 फाइल ही सुप्रीम कोर्ट के पास तक पहुँचती हैं।
ठीक है, ये चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं ये आपको देखना है, लेकिन व्यवस्था यही है, न्यायपालिका की व्यवस्था यही है। सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके बाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई प्रावधान नहीं है, और जो है आपके दिमाग में आ रहा है वो चीज़ें अलग हैं, वो मौलिक अधिकार को लेके है सिर्फ, ठीक है। रिट्स की बात तुम कर रहे हो, दिमाग में चल रहा है, वो मौलिक अधिकार को लेके है। मैं बात कर रहा हूँ ये केसेस के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ वही केस जाता है जिसका प्रभाव या जिसके निर्णय लेने से पूरे समाज में ही उस चीज़ का प्रभाव देखने को मिले। जैसे निर्भया केस का था, निर्भया केस का तो क्या था कि ऐसे रेप केसेस जो मामले हैं, इसका फैसला सुनाने का जो कारण था सुप्रीम कोर्ट का वो यही था कि इसका मैसेज पूरे देश में ही फैल जाए या पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़े, इस चीज़ का था। राम मंदिर का जो फैसला था वो पूरे ही एक समुदाय या समाज को लेकर था, या एक अब बोल सकते धर्म को लेकर था, जिसका प्रभाव पूरे धर्म पर पड़ा था, हिंदू धर्म पर पड़ा था, इसलिए ही उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया था, वरना केस ही अधीनस्थ न्यायालय के अंडर ही था। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो उस चीज़ में ये चीज़ कहाँ से लिया हमने, ये बताया मैंने सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में ये 4 चीज़ें हुई हैं। इसके बाद जो आती हैं वो हमारी हैं आपातकाल उपबंध, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न। इसको भी यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, इसी वीडियो में इसको भी कर लेते हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। हमारे देश में आपातकाल या आपातकालीन की व्यवस्था सिर्फ 3 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। पहला अनुच्छेद है 352, पहला 352, दूसरा 354, और थर्ड है हमारा 360। ये हमारे 4 आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं जिनके अनुसार हम भारत में आपातकाल की स्थिति को हम या आपातकाल का प्रबंध हम कर सकते हैं। 352, 56 और 60। 352 का नाम दिया गया है क्या, नेशनल या राष्ट्रीय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 को नाम दिया गया है राज्य आपातकाल, या इसी का एक नाम हो रहा है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 है हमारी फाइनेंस इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तीन अनुच्छेद हैं 352, 56 और 60, जिनके अनुसार हम इमरजेंसी का प्रावधान लाए थे, और इन्हीं तीनों के अनुसार हम देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं 3 स्तर पे। पहला पूरे राष्ट्र स्तर पे, फिर राज्य और फिर फाइनेंस या वित्त आपातकाल, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की हम बात करें, नेशनल इमरजेंसी जो हम लगाते हैं वो अंडर आर्टिकल 352 के लगाते हैं हम, आर्टिकल 352, ठीक है। राष्ट्रपति शासन है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। इसके अंदर हम ये तीनों इमरजेंसी लगाते हैं। हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है वो हमारी 3 बेसिक फंडामेंटल के अनुसार या 3 फंडामेंटल यूनिट के अनुसार या उसके अपोज करके या उसके परिप्रेक्ष्य हम लगाते हैं। जैसे कि पहली है हमारे युद्ध या वॉर के समय, अगर युद्ध की हमारे देश में या किसी देश के खिलाफ हमारे युद्ध की कोई स्थिति है तो उसके केस में हम राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाएंगे अंडर आर्टिकल 352। अगर हमारी एक्सटर्नल
एग्रेशन मतलब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं, बाहर यह हमारे जो भेदभाव या वो चीज़ें बढ़ती हैं या आक्रमण होता है उसके हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है हमारी बाहरी आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा है हमारा सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्म्ड रिबिलियन, इसका मतलब भी समझाऊंगा। पहले तीनों चीज़ें समझते हैं। पहला जो हमारा था वॉर, मतलब अगर किसी देश के साथ हमारा युद्ध होता है तो ये राष्ट्रपति के पास हमारी शक्ति है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। प्रधानमंत्री के अगर हम डीपली पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री भी नहीं, हमारी जो कैबिनेट वो है मंत्रिपरिषद है उसके कहने पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसके घोषणा करता है। अब अगर किसी देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है तो अंडर आर्टिकल 356 हम उसको इमरजेंसी पूरे देश में लगा सकते हैं, पहला कारण। दूसरा, अगर मान लिया हमारा कोई नेवी का या कोई एयरफोर्स का जहाज़ कुछ देश में दूसरे देश के ऊपर से जा रहा है या कुछ और काम कर रहा है, वहाँ नेवी का कोई जहाज़ पनडुब्बी कहीं किसी देश के उसमें छेदन पहुँच जाती है और उस पर आक्रमण हो जाता है, उसका हम बोलते हैं बाहरी आक्रमण, जो हमारे देश के बाहर हुआ है। तो उस समय भी इमरजेंसी का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति लगाएगा। और तीसरा है हमारा सशस्त्र विद्रोह या आंदोलन, मतलब कोई विद्रोह चल रहा है या कोई हमारे यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर वो शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण अंडर आर्टिकल 19 का सब क्लोज 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज बी हमारे शांतिपूर्ण धरने का उसका प्रावधान देता है, या कोई प्रोटेस्ट करता है उसका प्रावधान देता है, शांतिपूर्ण का देता है, लेकिन डंडे या हथियारों से नहीं दे सकता। अगर कोई हथियारों से हमारे यहाँ जो है ये कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, तो उस इमरजेंसी के उस टाइम के समय भी हम इमरजेंसी का प्रावधान हमारे अंडर आर्टिकल 352 है, उस समय भी हम अपने देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं। हम क्या मतलब? राष्ट्रपति। दूसरा आता है आर्टिकल 356 जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं या राज्य आपातकाल बोलते हैं। इस राज्य आपातकाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को मैं बताऊँ अभी। जैसे एक संवैधानिक जो मुखिया होता है राज्य का, अलग अलग राज्यों का, वो राज्यपाल होता है, मतलब गवर्नर होता है, और वैसे मुखिया जो होता है हेड ऑफ स्टेट होता है, वो हमारा सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो अगर हमारे देश में केंद्र के लेवल पर और राज्य लेवल पर सरकार सेम है, जैसे यूपी और केंद्र में है, यूपी में भी भाजपा सरकार हो, केंद्र में भी भाजपा सरकार है, तो जो सरकार केंद्र में बैठी होती है उसी के गवर्नर हमारे हर स्टेट में उस टाइम होते हैं। जैसे अब भाजपा सरकार हमारी केंद्र लेवल पर काम कर रही है, तो जो भी 28 राज्यों के जो भी गवर्नर होंगे वो सारे हमारे भाजपा के ही होंगे, या भाजपा उन्हें नियुक्त करके भेजती है, क्योंकि जो गवर्नर की नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट किसका आदमी होता है? वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे हमारी सरकार जो केंद्र में होती है उसी का आदमी होता है। तो जो हमारे गवर्नर हुए राज्यों में वो हमारे इसी चीज़ के लिए राज्य के मुखिया बनाए जाते हैं, ताकि किसी भी समय कोई ऐसी इमरजेंसी की भावना हो या कोई कार्य ऐसा हो रहा हो। कैसे? जैसे हमारे राज्यों में राजस्थान की बात कर लेते हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ का जो गवर्नर है वो भाजपा का हुआ है, तो जाहिर सी बात है बात तो एक होनी नहीं है, हर चीज़ में अपोजिशन होना है। तो अगर राजस्थान चाहेगा तो वहाँ की सरकार चाहेगी, कांग्रेस सरकार चाहेगी, तो कोई भी कानून बनने से पहले अगर उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई तो वहाँ का गवर्नर फ़ोन करेगा कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पे जो हमारी जो सरकार चल रही है, राज्य स्तर लेवल पे जो सरकार चल रही है कांग्रेस की, ये हमारे संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रही है या हमारे संविधान के हिसाब से कार्य नहीं कर रही है। उस समय क्या होगा? उस समय वो सूचना देगा राष्ट्रपति को, ठीक है, कि सर राष्ट्रपति जी हमारे जो यहाँ सरकार है वो संवैधानिक तंत्र को जो है हमारा संविधान तंत्र है वो विफल हो रहा है, उसके हिसाब से कार्य नहीं हो पा रहा है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? वहाँ पे इमरजेंसी लगा देंगे। इसी को राज्य आपातकाल बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। तो ज़्यादातर तुमने देखा होगा कि एक एग्जाम्पल तौर पे दिल्ली को मान लीजिए, जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जो सीएम है, इनकी आपस में इसलिए नहीं बनती है क्योंकि जो वो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का आदमी होता है, और जो सीएम होता है वो वहाँ के राज्य की सरकार का ही होता है।
पहले भाजपा कांग्रेस सरकार थी तो सारे ही जो राज्य थे उनके सभी गवर्नर जो थे वो हमारे कांग्रेस के थे। इसीलिए इसका कहीं ना कहीं सदुपयोग हुआ है इस आर्टिकल का 356 का, इसी कारण, क्योंकि वहाँ का अगर थोड़ी भी अनबन होती है, कुछ भी बात ऐसी लगती है तो एकदम से गवर्नर के पास ये शक्ति है ही, गवर्नर सीधा जो है राष्ट्रपति को सूचित करता है और राष्ट्रपति चाह कर भी उस चीज़ को मना नहीं कर सकता और राष्ट्रपति उस पर इमरजेंसी ठोक देता है। ये सबसे ज़्यादा इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो हमारे राज्य जो आपातकाल है इसी के अनुसार हुआ है। राज्य आपातकाल की स्थिति हमारे देश में सबसे ज़्यादा बनी है, वो सबसे ज़्यादा लगा भी है। कारण सिर्फ यही है कि यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं और जो सीएम है उनमें थोड़ा सा भेदभाव ज़्यादा होता है, या उनके जो कार्य करने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, क्योंकि सरकार ही अपोजिट होती है। उनका पोजीशन वहीं से क्लियर हो जाता है, उनका विज़न कि ये उस सरकार का आदमी है और ये उस सरकार का आदमी है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है ना, राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जो राज्यपाल की नियुक्ति करवाता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर करवाता है। ठीक है, तो वो तो आदमी सीधा सीधा उनका हुआ है। अब बात करते हैं फाइनेंस इमरजेंसी की। इसका मतलब समझना, फाइनेंस इमरजेंसी क्या मतलब है। जैसे अभी 1990-91 की बात अगर मैं करूं, उस समय भारत की हालात बहुत ख़राब थी, मतलब बाहर देशों से व्यापार बिल्कुल एक तरीके से बंद हो गए थे, क्योंकि भारत उस समय थोड़ा भुखमरी के दौर से गुजरा था और उस स्टैंडर्ड या उस लेवल पर नहीं पहुंचा था क्योंकि अपना संपूर्ण आहार, अपना पूरे अपने देश का पालन पोषण पूरी तरीके से कर पाए, क्योंकि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर ही देश टिका होता है। किसी देश पर ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, किसी में ज़्यादा इंपोर्ट होता है, लेकिन कारण वही है कि मार्केट का अप डाउन होना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है। तो इसी के चलते हुए हम जब देश से, किसी बाहर देश से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे मान लिया आपने किसी से कोई उधार चीज़ें ली हैं तो आपको 1 महीने दे देगा, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद जब आपसे पैसे मांगेंगे फिर आप मना करेंगे तो आपके लिए वो द्वार बंद कर देगा। भारत के साथ सेम वही स्थिति हुई थी कि उस समय जब 1990-91 में जब LPG की व्यवस्था आई थी, उस समय जो हमारे PM थे वो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, फिर उन्होंने व्यवस्था LPG लाए, उससे फिर देश के हालात सुधरे थे। उस समय व्यवस्था यही थी कि जिस देश से हमने पेट्रोल ले लिया, जिस देश से कोयला ले लिया, यूरेनियम ले लिया, थ्योरियम ले लिया, उसको हम पैसा नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने वो देना बंद कर दिया। और जब देना बंद कर दिया उस स्थिति में क्या है, ये हालात बिगड़ेंगे, और ऐसे हालात बिगड़ने पर जो हम इमरजेंसी का प्रावधान करते हैं वो हमारा अंडर आर्टिकल 360 होता है, जिसको हम फाइनेंस इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है, इस इमरजेंसी का काम यही है, सिर्फ उसी समय हम इसको करते हैं जब हमारा वित्तीय हमारा थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो जाता है, जब हम उधार के नीचे ज़्यादा दब जाते हैं, कर्ज के नीचे ज़्यादा दब जाते हैं, और किसी देश के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध नहीं होते कि हम अच्छे से व्यापार कर पाएँ और एक लंबे समय के लिए कर पाएँ, क्योंकि व्यापार सीधे सीधे 2 चीज़ों पर टिका हुआ है, तो पावर और एक मनी। अगर मनी सप्लाई ठीक है तो व्यापार तब तक ठीक है, जब तक आपकी पावर है तब तक भी आप किसी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों पर व्यापार टिका हुआ है। उस समय हालत ये थी कि ना तो ही हमारे पास पैसा था और ना ही पावर थी, तो देशों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। जैसे अभी कई जगह से आपने देखा हो कि अमेजोन के ऑफिस बंद हो गए हैं, इसका मतलब ये वहाँ के इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वहाँ उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वहाँ से उन्हें पैसा उस देश में वापस नहीं जा रहा है अमेरिका, तो उन्होंने बंद कर दिया। ऐसे ही उस दौरान हुआ था 1990-91 में कि कंपनी छोड़ के जा रही थी, जो व्यापार कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिया, तो देश में ऐसी हालात हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये फाइनेंस इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती। ठीक है, तो ये हमारी जो चीज़ें थी, हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से ली हैं, और आई होप ये आपकी चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। ठीक है, आपातकाल प्रबंध ये भी हो गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, ये सारी जो संवैधानिक निकाय हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैं सबसे लास्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। लास्ट क्लास सुमरी मतलब लास्ट टाइम में पढ़ाऊँगा ये चीज़ें सारी, UPSC और ये सारी हमारी CBI वगैरह, जो संवैधानिक नीति आयोग, और ये जो हमारे जितने भी संवैधानिक और असंवैधानिक जो निकाय हैं, सारी बात में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यही है भारत शासन अधिनियम। इसके अंदर जो भी चीज़ें थी, पहली संघीय व्यवस्था, राज्यपाल कार्यकाल, शक्ति के लिए वितरण की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका का ढांचा मैंने बता ही दिया, आपातकाल बंद, लोक सेवा आयोग ये बाद में बताएंगे। ठीक है,
इस क्लास में इतना ही, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वो समझ में आई हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा हम आपसे बोलेंगे नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो डेली आएंगी और इस स्तर से आएंगी, क्योंकि एक रेगुलेटरी आपके और हमारे बीच बनी रहे, और ये जब तब बनेगी जब आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।